हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन ग्रामर की दुनिया। हम एमपी टीचर्स रिक्रूटमेंट 2022 के नोटिफिकेशन के अनुसार जो ग्रेड फर्स्ट इंग्लिश है, टीचर ग्रेड फर्स्ट है, उसके लिए हम टीजीटी एमपी के लिए पोइट्री सेक्शन पढ़ रहे हैं। उस पोइट्री सेक्शन में आज पढ़ेंगे द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलिए शुरू करते हैं। द रोड नॉट टेकन इज ए नरेटिव पोइम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की नरेटिव पोइम है। इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन अगस्त 1915 इशू द एटलांटिक मंथली। देखिए, एटलांटिक मंथली अमेरिका की एक मैगजीन है जो कि मल्टी प्लेटफॉर्म पब्लिशर है, यानी कि कई लोगों को ये मैटर पब्लिश करती है, चाहे वो राजनीतिक पॉलिटिकल हो सकते हैं या अन्य कोई मैटर हो सकते हैं। तो इस मैगजीन में सबसे पहली बार 1915 में, अगस्त 1915 में पब्लिश होती है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड वन, इन 1916 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट का स्वयं का पोइट्रिक कलेक्शन आता है माउंटेन इंटरवल। तो इस माउंटेन इंटरवल में जो पब्लिश्ड पोइम में सबसे पहली पोइम होती है, जो वेरी फर्स्ट पोइम जो होती है, वो द रोड नॉट टेकन होती है। इस पब्लिकेशन में 1916 में पब्लिश होती है। दूसरे जो रोड नॉट टेकन की थीम है, डिस्क्राइब द डिलेमा ऑफ ए पर्सन, एक पर्सन के डिलेमा को दर्शाती है। स्टैंडिंग ऑन ए रोड विद डाइवर्जन, जो डाइवर्जन पर रोड पे खड़ा हुआ है। द डाइवर्जन सिंबलाइज रियल लाइफ सिचुएशंस। तो डाइवर्जन जो है रियल लाइफ सिचुएशन को बताता है। तो आप जानते हैं कि हम लोग भी वास्तविक जीवन में कई ऐसे डिलेमा में आते हैं और हमको जीवन में ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है कि हमको दो रास्तों में से एक चुनना मजबूरी हो जाती है और हम ये भी नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो ऐसी विकट परिस्थितियों में है हमको निर्णय लेना पड़ता है। पोइम की अगर बैकग्राउंड की बात करें तो 1912 से लेके 1915 तक रॉबर्ट फ्रॉस्ट इंग्लैंड में थे और वहां पर उनके फ्रेंड थे एडवर्ड थॉमस, जो कि स्वयं एक राइटर थे और हमेशा दोनों साथ साथ घूमने जाते थे। जो एडवर्ड थॉमस थे वॉज इनडिसिसिव अबाउट विच रोड टू टेक इन एंड इन retrospect often lamented that they should have taken the other one। हमेशा वो इस दुविधा में रहते थे कि किस रोड को चुना जाए और किस रोड को नहीं चुना जाए, और बाद में वो पछताते थे कि हमने पहला रोड क्यों नहीं चुना जबकि दूसरे चुन के हमने गलती की। तो यही कारण था कि उन्होंने 1915 में इस पोइम को पब्लिश किया और अपने मित्र को, यानी कि एडवर्ड थॉमस को, इस पोइम को पहली बार प्रेषित किया और इन्होंने एडवर्ड थॉमस को इस पोइम को एज ए जोक के रूप में प्रस्तुत किया। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कई बार अपने ऑडियंस से कहा है कि यू हैव टू बी केयरफुल दैट वन। इस पोइम के प्रति तुमको केयरफुल रहना चाहिए। इट्स अ ट्रिकी पोइम, वेरी ट्रिकी। ये ट्रिकी पोइम है और बहुत ट्रिकी है। परहैप्स इंटेंडिंग सजेस्ट द पोइम आयरोनिक पॉसिबिलिटीज, क्योंकि इसमें आयरोनिक पॉसिबिलिटीज मिलती हैं। देखिए, आयरोनिक किस तरह है वो भी हम आगे बात करेंगे। प्रश्न बनते हैं पोइम के स्ट्रक्चर से। तो देखिए, पोइम जो है 4 स्टेंजा की है और प्रत्येक स्टेंजा में 5 लाइन्स हैं और जिसकी जो राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी।
अगर हम मीटर की बात करें तो इसमें आयम्बिक मीटर है और वो भी टेट्रामीटर है। तो टेट्रामीटर क्या होता है, इसमें 4 फीट होते हैं, कुल मिला के इसमें 8 सिलेबल होते हैं, क्योंकि आयम्बिक में 2 सिलेबल होते हैं, अनस्ट्रेस फॉलोड बाय स्ट्रेस। तो ये जो सिलेबल ये जो मीटर होता है इसको हम आयम्बिक बोलते हैं, और ऐसे ही 4 मीटर को हम टेट्रामीटर बोलेंगे, अगर 5 मीटर होंगे तो पेंटामीटर बोलेंगे, और कुल मिला के 8 सिलेबल होते हैं। तो विद ईच लाइन हैविंग फॉर 4 2 सिलेबल फीट, यानी कि 4 फीट का है, और आयम्बिक एक जगह रिप्लेस होता है एनापेस्ट में। अब हम लाइन टू लाइन इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। देखिए नरेटर जो है या कवि जो है एक 2 राह पर खड़े हैं, यानी कि एक डाइवर्जन रोड पे खड़े हैं येलो वुड के। तो ये 2 तरह से इसका एक्सप्लेन होगा। पहली तरह से जो इसका जो है इसका डिनोट्स है, यानी कि जो इसका शाब्दिक अर्थ है, और दूसरा इसका कैनोट्स है, यानी कि जो इसका भावार्थ है। चलिए पढ़ते हैं। 2 रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड, एक पीले जंगल में 2 सड़क जो है वो 2 भागों में बटी हुई थी, यानी कि 2 भागों में विभाजित हुई थी। देखिए येलो वुड की बात हो रही है, तो येलो वुड को 2 तरह से कह सकते हैं। पहले तो अमेरिका में येलो वुड नाम का पेड़ होता है, और उससे बने हुए जो जंगल होते हैं वो पीले जंगल होते हैं। दूसरे येलो वुड को हम दूसरी तरह से कह सकते हैं कि जब गर्मी के बाद पत्तियां पीली हो जाती हैं तो पतझड़ का मौसम आता है, तो वहाँ जो वुड है वो जंगल जो है वो पीला दिखाई देता है। और पतझड़ जो है आपका जो प्रतीक है वो एज का प्रतीक है, डिक्लाइन का प्रतीक होता है। चलिए शुरू करते हैं। 2 roads diverge in a yellow wood and sorry I could not travel both। तो यहाँ कभी कह रहे हैं अफसोस की बात यह है कि मैं दोनों पर ट्रेवल नहीं कर सकता था, बिकॉज एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं अकेला ट्रेवलर था। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, मैं बहुत लंबे समय तक इंतजार करता रहा, बहुत लंबे समय तक मैं सोचता रहा। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और उन दोनों रास्तों में से मैंने एक रास्ते को बहुत लंबे समय तक देखा, बहुत दूर तक देखा, जहां तक मेरी नजर जा सकती थी। यहां पर इस लाइन का अर्थ है एंड लुक्ड डाउन एज वन एज फार एज आई कुड, मैंने उसमें से एक रास्ते को उतनी दूर तक देखा जहां तक मैं देख सकता था। टू वेयर आई इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, तो अंडरग्रोथ का मतलब है यहां पर जो आपकी झाड़ियां थी, और बेंट का मतलब है जहां पर रोड मुड़ी हुई थी। तो मैंने उतनी दूर तक उस रोड को देखा जितनी दूर तक जहां तक वो झाड़ियों के आसपास मुड़ गई थी, यानी कि मैंने मोड़ तक उसको लंबे तक देखा। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब हम भावार्थ की बात करते हैं। तो यहां पर बात कर रहे हैं कवि की डिलेमा की। तो कवि हो सकता है जीवन के ऐसे डिलेमा में आया हो जहां उसने 2 रास्तों में से एक रास्ता चुना हो। लॉन्ग आई स्टूड, इसका अर्थ है उसने उन परिस्थितियों पर बहुत देर तक विचार किया हो और ये तय किया हो कि उसमें से कौन सा रास्ता उसके लिए सही है, किस पथ पर उसको चलना चाहिए। और जहाँ तक वो सोच सकता था, जहाँ तक वो डिसीजन ले सकता था कि क्या उसके लिए सही है क्या गलत है, तो उसने उसको देखा। और दूसरे ये लाइन भी बता रही हैं कि हम अपने जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियों में आते हैं, ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि हम
में डिलेमा होती है और हमको निर्णय एक ही लेना पड़ता है, क्योंकि दो निर्णय हम नहीं ले सकते। चलिए अगले स्टेंजा की बात करते हैं। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। तब उसने पहले रास्ते को छोड़ करके दूसरे रास्ते को चुना। तो कभी कह रहे हैं तब मैंने पहले रास्ते को छोड़ करके दूसरे रास्ते को चुना, जस्ट एज फेयर, और ये काफी ठीक ठाक था, यानी कि फेयर था। एंड हैविंग परहैप्स बेटर क्लेम, और शायद ये अच्छा दावा भी करता था चुने जाने का। तो चुने जाने का दावा करता था, इसका क्या मतलब है? बेटर क्लेम, इसका क्या मतलब है? देखिए, हम अपने जीवन में उस चीज़ की ओर आकर्षित होते हैं जो काफ़ी अट्रैक्टिव होती है, जो बाकी नई होती है, बिल्कुल न्यू होती है। तो इन्होंने कह रहे हैं कि उस रास्ते, जो रास्ता था वो काफ़ी साफ था, ठीक ठाक था, और ये दावा करता था कि उसको चुना जाए। बेटर क्लेम यानी कि चुने जाने का दावा भी करता था। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड बियर, क्योंकि इस पर घास उगी थी। एंड वांटेड बियर का मतलब है ये चाहता था कि इस पर चला जाए, यानी कि इस पर अभी तक कोई नहीं चला था और इस पर चला जाए। दो एज फॉर एज दैट वाज पासिंग देयर, और जहाँ तक बात थी या जहाँ तक मैं उन रास्तों पर चला था। देखिए, इस लाइन को दोनों को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ कह रहे हैं दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, जहाँ तक मैं उस रास्ते पर चला था, हैड बोर्न देम रियली अबाउट द सेम। तो ये दोनों ही रास्ते, पहले रास्ते को भी इसने देखा था और दूसरे रास्तों को भी देखा था, दोनों रास्ते बिल्कुल एक जैसे थे। तो अब हम बात करते हैं उसी आयरोनी की। जब शुरू में बात की थी कि हम आयरोनी की बात करेंगे, तो देखिए आयरोनी क्या है। एक तरफ कह रहा है कि दोनों रास्ते समान रूप से चले हुए थे, और ऊपर कह रहा है जस्ट एज फेयर, बिल्कुल साफ रास्ता था। तो हम जब दोनों ही रास्ते चले हुए थे, दोनों ही रास्ते आइडेंटिकल थे, तो किसी भी रास्ते को चुना जा सकता था, इसमें कोई दुविधा की बात नहीं थी। लेकिन इससे ये पोइम इतनी कंफ्यूजिंग है कि इसका क्लियर अर्थ नहीं निकलता है। चलिए अगले पढ़ते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। अब उस सुबह की बात कर रहा है। एंड बोथ, दोनों रास्ते, दैट मॉर्निंग इक्वली ले, एक समान पड़े हुए थे। देखिए, एक समान उन पर पत्ते पड़े हुए थे, एक समान घास उगी हुई थी, एक समान ओस की बूंदें पड़ी थी, यानी कि अभी तक उन पे कोई भी चढ़ा नहीं था। तो एक समान का मतलब यही हुआ। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन बैक, और पत्तियों पर कोई भी कदम नहीं पड़ा था। ट्रोडन बैक, जिससे पत्तियां कुचल करके, दब करके काली पड़ गई हों। जब हम ओस भरे रास्ते पर चलते हैं, पत्तियों भरे रास्ते पर चलते हैं, तो हमारे कदमों से जो पत्तियां हैं वो दब जाती हैं और वहां कालापन आ जाता है। तो कह रहा है सुबह के समय आपके जो दोनों रास्ते थे इक्वली ले, बराबर पड़े हुए थे, क्योंकि इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, क्योंकि दिखाई दे रहा था कि पत्तियों पर किसी के अभी भी कदम नहीं पड़े हैं और पत्तियां कदमों के दब जाने से काली नहीं पड़ी हैं। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब यहां पर क्या कह रहे हैं? ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने दूसरे रास्ते को छोड़ दिया था कि मैं इस पर कल चलूंगा। तो अब खुद देखिए, दोनों रास्ते बराबर हैं, दोनों रास्ते अनट्रोडन हैं, यानी कि दोनों रास्तों पर कोई नहीं चला है, क्योंकि पत्नियां बता रही हैं कि दोनों रास्ते फेयर हैं।
ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। तो मैंने पहले रास्ते को दूसरे दिन के लिए छोड़ा, अब मैंने दूसरा रास्ता चल लिया चुनने के लिए। येट नोइंग हाउ वेज लीड्स ऑन टू वे, ये जानते हुए भी कि जिस रास्ते पर अगर आप एक बार बढ़ जाते हैं, वे लीड्स ऑन टू वे, तो जो रास्ता है वो अपने आप रास्ता दिखाता आगे बढ़ता है। तो यहां इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, यहां इसका मतलब हुआ जब भी आप किसी रास्ते पर एक बार आगे बढ़ जाते हैं, किसी भी रास्ते पर, तो उस रास्ते पर आगे बढ़ने पे आपको फिर कई रास्ते मिलते हैं। रास्ता बताता जाता है कि आपको मंजिल क्या है, किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। तो यहां पर यही कहना चाह रहे हैं कि जब आप एक बार किसी रास्ते पर निकल जाते हैं तो रास्ता खुद ब खुद आपको आगे की राह दिखाता चला जाता है। फिर अगले हैं, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। तो मैंने ये भी संदेह किया कि जब इस रास्ते पर मैंने निकल ही लिया है तो वापस आने का सवाल ही नहीं उठता। वापस आने का सवाल नहीं उठता। क्यों इसने कहा ऐसा? क्योंकि पहले कह चुका है आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, क्योंकि मैंने पहले रास्ते को दूसरे दिन के लिए चुना था। अब यहां कर कह रहे हैं कि आई डाउट आई शुड एवर कम बैक, तो मुझे संदेह है मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। जब एक बार जो रास्ता चुन लिया सो चुन लिया, अब वापस लौटने का कोई सवाल नहीं उठता। तो यहाँ पर कभी जो है अपने फर्म डिसीजन की बात कर रहा है। इफ आई हैव टेकन डिसीजन टू मूव ऑन द वे, तो देर इज नो वे टू रिटर्न बैक। अगले बढ़ते हैं। अब ये जो आपका फाइनल स्टेंजा है, इसमें अब इसने रास्ता चुन लिया, फाइनल भाई रास्ता चुन लिया, और ये भी तय कर लिया कि अब उस रास्ते से लौटने का कोई भी सवाल नहीं उठता। तब क्या करा है? आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, कि मैं एक आह के साथ भविष्य में, भविष्य की बात कर रहा है, आई शैल बी टेलिंग, मैं बताऊंगा, भविष्य की बात कर रहा है, विद ए साई, एक आह के साथ, सांस छोड़ कर मैं कहूंगा, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, यानी कि कहीं ना कहीं युगों बाद, बहुत लंबे समय बाद, जब मेरा बहुत समय गुजर जाएगा, टू रोड्स डाइवर्स इन ए वुड एंड आई, कि एक जंगल में दो राहें थीं, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने उस रास्ते को चुना जिस पर बहुत कम लोग चले थे, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस, और यही कारण है कि इसने सारे अंतरों को पैदा कर दिया। तो कह रहा है देयर आर मैनी डिसीजंस इन आवर लाइफ दैट शेप आवर फ्यूचर, कई निर्णय लेने पड़ते हैं और उनमें से जो सही निर्णय होते हैं वो हमारे फ्यूचर को निर्धारित करते हैं। तो यही कह रहा है कि मैं एक भविष्य में जब बहुत साल गुजर जाएंगे तो मैं ये बताऊंगा कि मैंने एक समय ऐसा रास्ता चुना जंगल में जो बहुत कम चला हुआ था, और उसको चुन करके उसने मुझको सारा अंतर पैदा कर दिया। तो ये था इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन। उम्मीद करना है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।